हाय गाइस, शांति ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भूगोल का चैप्टर नंबर 1। तो इस चैप्टर में इस पार्ट में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो छूट गया था उसे हम देखने का प्रयास करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आंसर होगा उसे हम अच्छे तरीके से सॉल्व भी करेंगे और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आप अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए हम इस चैप्टर का जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। चलिए तो देखते हैं भूगोल, ज्योग्राफी हम किसे कहते हैं। ज्योग्राफी हम किसे कहते हैं इसका थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं, जो कि हम इंट्रोडक्शन में नहीं बताए थे। जो भी पॉइंट इंट्रोडक्शन में छूट गए हैं उसे हम यहाँ कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो चलिए सबसे पहले है जो भूगोल की परिभाषा दे, यानी कि भूगोल की परिभाषा दे, यानी कि भूगोल किसे कहते हैं ओ। तो चलिए भूगोल की परिभाषा क्या है सो देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, यानी कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव एवं पर्यावरण के बीच पारंपरिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मानव और पर्यावरण के बीच पारंपरिक संबंध के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, जो उसे भूगोल कहते हैं। तो चलिए भूगोल के में यही बात रखना यार, जो मानव और पर्यावरण के बीच, मानव और पर्यावरण के बीच में जो अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहेंगे, भूगोल कहते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट चलिए क्या है, जो भूगोल को व्यवस्थित करने का श्रेय यूनानी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा जो भूगोल को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है तो हम क्या कहेंगे, यूनानी। किसे कह देंगे, यूनानी। कोई दिक्कत नहीं। सर्वप्रथम सर्वप्रथम हिकेटियस ने प्रथम अपनी यूनानी जस पेरियोडस में भौगोलिक तत्वों की समावेशित करने का प्रयास किया, इसीलिए भूगोल का जनक कहा जाता है। यानी कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो कहेंगे किसे, हिकेटियस। कोई दिक्कत नहीं। आप पूछेगा जी हिकेटियस ने सर्वप्रथम किस पुस्तक में भौगोलिक के बारे में, भौगोलिक तत्व के बारे में जिक्र किया था, तो कौन सा बुक था, तो ये बुक था जस पेरियोडस। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगले पॉइंट में देखते हैं क्या है सो। चलिए अगला पॉइंट में है जो भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति का योगदान, यानी कि भूगोल में संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं और उनका क्या क्या योगदान है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चलिए तो देखते हैं। पहला पॉइंट है जो भूगोल का जनक। भूगोल का जनक, तो भूगोल का जनक कौन है तो कहेंगे क्या, हिकेटियस। कौन है, हिकेटियस। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला पॉइंट में देखते हैं। फिर आपसे अगर पूछा जाएगा जो गणितीय भूगोल का जनक, गणितीय भूगोल का जनक कौन है तो क्या कहेंगे, गणितीय भूगोल का जनक थेल्स है। कौन है, थेल्स है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला पॉइंट क्या है, जो संस्कृति भूगोल का जनक, संस्कृति भूगोल का जनक कौन है तो हम क्या कहेंगे, कार्ल ओ सावर। कार्ल ओ सावर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब अगले पॉइंट पर हम आते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है, जो आधुनिक भूगोल का जनक। अगर आपसे पूछा जाएगा जो आधुनिक भूगोल का जनक कौन है तो क्या कहेंगे, अलेक्जेंडर
वान हमबोल्ट, अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला पॉइंट क्या है, जो भौगोलिक भूगोल का जनक, भौगोलिक भूगोल का जनक कौन है, तो क्या कहेंगे, ये है पोलिडोनियम। अगर आपसे पूछा जाएगा जो भौगोलिक भूगोल का जनक कौन है, तो क्या कहेंगे, पोलिडोनियम, पोलिडोनियम। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। चलिए तो देखते हैं। चलिए क्या है, विश्व ग्लोबल निर्माता, विश्व ग्लोबल निर्माता कौन है, तो क्या कहेंगे, मार्टिन बीहम। कौन है, मार्टिन बीहम, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगली बात, अगला पॉइंट है जो विश्व मानचित्र का निर्माता, विश्व मानचित्र का निर्माता कौन है, तो क्या कहेंगे, अनेक जेमिमेंडर, अनेक। अगर आपसे पूछा जाएगा जो विश्व मानचित्र का निर्माता कौन है, तो क्या कहेंगे, एनेकजी मेंडर, एनेकजी मेंडर। चलिए तो अगला पॉइंट क्या है, तो देखते हैं। चलिए इनकी ये जो महत्वपूर्ण सम्मेलन या पर्यावरण है उसके बारे में नोट में है। महत्वपूर्ण सम्मेलन क्या है, महत्वपूर्ण सम्मेलन पर्यावरण बनाने हेतु, यानी कि महत्वपूर्ण सम्मेलन क्या है इसके बारे में। चलिए शिखर सम्मेलन कब हुआ, यानी कि शिखर सम्मेलन कब हुआ, तो 1972। अगर आपसे पूछा जाएगा जो शिखर सम्मेलन कब हुआ, तो क्या कहेंगे, 1972। क्या हो गया, 1972। फिर अगर आपसे पूछा जाएगा जो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो क्या कहेंगे, स्टॉकहोम स्वीडन, स्टॉकहोम स्वीडन। चलिए अगला पॉइंट है जो पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। चलिए तो आगे देखते हैं क्या है, जो पूछा जाएगा पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस कब है, तो कहेंगे पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को। क्या अप्रैल को, 22 अप्रैल को। जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट है क्या, जो अगर आपसे पूछा जाएगा क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था, क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो क्या कहेंगे, जापान में। क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ, जापान में, कोई दिक्कत नहीं। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, तो 1997। कब हुआ था, तो 1997। अगर आपसे पूछा जाएगा जो क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो क्या कहेंगे, 1997, 1997, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्या है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992। कब हुआ, 1992। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992। अगर आपसे पूछा जाएगा जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तब ब्राजील में। कहाँ हुआ था, ब्राजील में। अब ब्राजील के कौन से जगह पर, तो रियो डी जेनेरिया, रियो डी जेनेरिया, कोई दिक्कत नहीं। ये द्वितीय नहीं मेरे भाई, द्वितीय है, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ द्वितीय सम्मेलन कहाँ हुआ, तो 1997। द्वितीय सम्मेलन कब हुआ, तो 1997। अगर आपसे पूछा जाएगा जो द्वितीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ, न्यूयॉर्क में। चलिए तो आगे चलते हैं। चलिए तृतीय सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो 2002 में। कब हुआ, 2002 में। अगर पूछा जाएगा जो तृतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो क्या कहेंगे, जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में। चलिए अगला पॉइंट क्या है, जो सॉरी ये वहाँ तक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसे हम बता दिए हैं। अब इससे आगे हम
क्वेश्चन आंसर पहला चैप्टर का जो भी है महत्वपूर्ण क्वेश्चन या एनसीईआरटी बुक का जो भी क्वेश्चन आंसर है उसे हम अब पूरी तरह अच्छे से कराएंगे और अच्छे से समझा भी देंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन। देखिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला ऑप्शन में है अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो इसका जो आंसर होगा, कोयला जो है, कोयला क्या है, समाप्य संसाधन है, इनकी यह एक न एक दिन ज़्यादा उपयोग करने पर एक न एक दिन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कोयला जो है वह कैसा संसाधन है, तो अनवीकरणीय, मतलब न, यानी कि एक न एक दिन कोयला क्या होगा, समाप्त होगा ही, इसीलिए कोयला होगा अनवीकरणीय संसाधन। तो इसका आंसर हो जाए अनवीकरणीय संसाधन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अगला पॉइंट पे आते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ऑप्शन में है मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, अचक्रीय। चलिए, तो देखिए, सौर ऊर्जा है वह क्या हो जाता है, जब बार बार हम इसका उपयोग करेंगे मगर सौर ऊर्जा खत्म नहीं होता है। तो सौर ऊर्जा है जो है नवीकरणीय संसाधन होगा, क्या होगा, नवीकरणीय संसाधन। और सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा है जो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। चलिए, तब हम आगे देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपमार्जक क्षेत्र कहलाता है। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपमार्जक क्षेत्र कहलाता है। चलिए, कितना है, 100 NM, 200 NM, 150 NM, 250 NM। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 200 NM। चलिए, यहाँ तक आप देख लें और उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। प्लीज़ अगर आप यहाँ तक देख लें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मुझे भी नोटिफिकेशन मिले, ताकि हम और अच्छे से कंटेंट बनाकर आपके प्रोवाइड कराएं। चलिए, क्वेश्चन क्या है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था संबंध है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था संबंध है, यानी कि डाकुओं को अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है संसाधन संग्रह से, संसाधन के अनियोजित विदोहन से, ये होना चाहिए संसाधन के नियोजन दोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा संसाधन के अनियोजित दोहन से, अनियोजित दोहन से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तब आगे हम देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, जो समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। यानी कि समुद्री क्षेत्र में, यानी कि समुद्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर, यानी कि राजनीतिक सीमा जो है ना उसके कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। ऑप्शन में है 10.2 किलोमीटर, 15.2 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 19.2 किलोमीटर। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। चलिए, तो हम आगे देखते हैं। अब आ गया है आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन। तो लघुत्तरीय क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है क्या है, जो संसाधन को परिभाषित करे, यानी कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन का परिभाषा दे। चलिए, तो हम पढ़ते हैं और समझा भी देते हैं। वैसे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसे संसाधन, यानी कि
चारों बगल नज़र फैला लीजिए और देखिए जो भी वस्तु है जिसे मानव की जो भी आवश्यकता है उसे वह पूर्ति कर सकता है तो वह कौन सा संसाधन हो जाएगा, वह क्या होगा, संसाधन कहलाता है। क्या कहलाएगा मेरे भाई, संसाधन। चलो आगे पॉइंट कह रहा है जो संसाधन भौतिक और जैविक दोनों तरह के होते हैं और मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में इन दोनों संसाधनों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये तो ठीक है। भौतिक, ये देखिए संसाधन जो है वह कई प्रकार के, दो प्रकार के होता है, एक होता है भौतिक और एक होता है जैविक। ये दोनों मिलकर मानव की जो भी आवश्यकता है उसे अच्छे और सरल तरीके से उपयोग में लाता है। आगे प्रसिद्ध भूगोलविद जिबरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। आपसे यह भी पूछा जाएगा या कोई भी आदमी पूछ सकते हैं जे किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे, जिबरमैन। किसने कहा था, तो जिबरमैन ने। चलिए तो अगला पॉइंट यानी कि अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, जो संभावी और संचित कोश संसाधन में अंतर, यानी कि संभावी संसाधन किसे कहते हैं और संचित कोश संसाधन किसे कहते हैं, ये दोनों में अंतर बताना है। चलिए चलिए देखते हैं क्या है। संभावी संसाधन वैसे संसाधन है, संभावी संसाधन, भावी नहीं भावी, संभावी संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, यानी कि संभावित संसाधन उसे कहते हैं जो किसी खास जगह पर, खास स्थान पर वह उपस्थित हो आगे, तथा जिसे उपयोग क्या कहें, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है, यानी कि जो भविष्य के लिए रखा है और इसको हम क्या करेंगे, जो जब हमको ज़रूरत पड़ेगा तब उसे हम उपयोग कर सकते हैं। यह भी उसे क्या कहेंगे, संभावी संसाधन। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, क्या हो जाएगा, हिमालय क्षेत्र का खनिज, वह भी क्या है, एक प्रकार का खनिज है। कौन सा खनिज है, तो संभाव्य संसाधन। आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछा जाएगा जो हिमालय क्षेत्र का खनिज, यानी कि हिमालय क्षेत्र का खनिज क्या कहलाता है, तो क्या कहेंगे, संभावी संसाधन। क्या होगा, संभावी संसाधन। वही संचित कोश संसाधन होते हैं जिसे तकनीकी के आधार पर उपयोग किया जाता है। देखो वही क्या कहता है, जो संचित संसाधन होता है जिसका हम उपयोग क्या करेंगे, जो अपनी आवश्यकता के अनुसार हम उसका उपयोग करेंगे, परंतु अब तक इसका उपयोग नहीं किया, लेकिन अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है। अर्थात यह भविष्य की पूजा, यानी कि भविष्य की पूजा, जैसे बांधों में संचित जल, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया संचित संसाधन। जैसे कि बांधा हुआ जल जब मन होगा तब अपना उपयोग कर सकते हैं और जब मन न होगा तब उपयोग नहीं कर सकते, उसे ही क्या कहेंगे, जो संचित संसाधन, संचित कोश संसाधन। यानी कि अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार के आपके पास वस्तु है, उसे उपयोग लगेगा तो उसे हम उपयोग करेंगे, अगर नहीं उपयोग में आएगा तो उसे बजाते रख देंगे। चलिए तो अगला पॉइंट क्या है, यानी कि अगला क्वेश्चन क्या है, जो अगला क्वेश्चन है, चलिए क्या है, जो संसाधन संरक्षण की उपयोगिता, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर ज़्यादा नहीं है प्लीज़ आप लोग एक बार पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट पिन कीजिएगा। चलिए, सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। देखो सभ्यता और संस्कृति में जो है ना, संसाधन की क्या होता है, अहम भूमिका होता है, किंतु संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग
उपयोग अधिक उपयोगी विविध प्रकार के सामाजिक क्या क्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण समस्याओं का जन्म समस्याओं का जन्म ये सब क्या हो जाता है, इसे हम क्या करेंगे, जो संचित करके रखेंगे, अपना विवेकपूर्ण उसका हम उपयोग करेंगे। अगर काम का है तो काम करेंगे, अन्यथा उसे हम छोड़ देंगे। चलिए, संभावित संसाधनों के संसाधन हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता होती है। संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। सीधा एक लाइन में किसे कहते हैं, यानी कि संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं, तो संसाधन संरक्षण हम उसे कहते हैं जो संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग संरक्षण होता है। यानी कि संसाधन का उपयोग है तो हम उपयोग करेंगे, और नहीं उपयोग है तो उपयोग नहीं करेंगे। चलिए, यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन पाते हैं, जो क्वेश्चन नंबर कितना है, 4। चलिए, क्वेश्चन क्या है, संसाधन निर्माण के तरीके, यानी कि संसाधन कैसे निर्माण, यानी कि संयोग नहीं होगा, यानी कि निर्माण का रखा जाता है, यानी कि काम करने के बाद फेंक दिया जाता है या रख दिया जाता है। चल संसाधन निर्माण में तकनीकी की अहम भूमिका है, यानी कि संसाधन निर्माण में किसका अहम भूमिका है, तो तकनीकी अगर नहीं कहते, जो बंदूक होता है, गोली होता है, खिलौना होता है, बहुत सारा चीज होता है, तब तक क्या होगा, तो संसाधन का निर्माण आम तरीका से होता है। अभी होता है संसाधन का आम तरीका से निर्माण, पहले नहीं होता था। तकनीकी के सहारे मानव ने ऐसे ऐसे संसाधन का विकास किया जिसकी दोनों में कल्पना तक नहीं थी। चलिए, यानी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आधुनिक संसाधन जैसे हवाई जहाज, क्या क्या है, आधुनिक संसाधन किसे हम कहेंगे, जो जैसे हवाई जहाज, इंटरनेट आदि संसाधन के तकनीकी के माध्यम से ही हमारे जीवन को सुलभ बना दिया है। यानी कि देखिए, हवाई जहाज हो गया, चाहे टेक्निकल जो भी काम हो गया, पहले के अपेक्षा अभी क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा सुख में जिंदगी व्यतीत कराने वाला है। पहले एसी कूलर वूलर नहीं था, अब क्या हो गया, एसी कूलर है। ये सब किस कारण से, तो आधुनिक संसाधन के कारण ना, अर्थात संसाधन निर्माण के तकनीकी की भूमिका महत्वपूर्ण है। यानी कि संसाधन निर्माण करने की भूमिका क्या है, बहुत ही अद्भुत है। चलिए अब क्या है, चलिए क्या है क्वेश्चन, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न स्वरूप का वर्णन करें। यानी कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न स्वरूप होना चाहिए। तो यानी कि निम्नलिखित कितना है, 4 है। संसाधन क्या है, थोड़ा पढ़ लीजिए। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पहला क्या है, जो निजी संसाधन, निजी मतलब कहने का मतलब, जो किसी खास व्यक्ति के हाथ में, एक व्यक्ति के अधिकार में कहिए या हाथ में कहिए, पूरे शक्ति होगा, उसे कहेंगे निजी। निजी मतलब होता है अपना। चलिए, निजी संसाधन किसे कहते हैं, वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र से होता है। यानी कि वो खास व्यक्ति आपके भाई हो सकते हैं, आपके बहन, आपके मम्मी पापा, कोई भी XYZ हो सकते हैं। तो वह कहते हैं निजी संसाधन, वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है। क्या होता है, अधिकार क्षेत्र में होता है। जैसे क्या हो जाएगा, तालाब, जमीन, घर इत्यादि, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब निजी संसाधन है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या है, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक कहने का मतलब हुआ जिस पर सभी व्यक्ति का अधिकार हो, उसे ही सामुदायिक कहते हैं। क्या कहेंगे, जिस पर सब व्यक्ति का अधिकार हो, उसे ही सामुदायिक कहेंगे।
वैसे देखिए डिफिनेशन, वैसे संसाधन जो किसी खास समूह के नियंत्रण में होता है, अर्थात जिसका उपयोग किसी खास खास महसूस सॉरी समूह के लिए किया जाता है, जैसे क्या होगा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर। ये क्या हो, यहाँ सभी धर्म सभी जाति के लोग यहाँ जा सकते हैं, इसीलिए यह क्या हो जाएगा सामुदायिक भवन, स्कूल भी हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम चलते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। वैसे संसाधन जो किसी देश या राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से होता है और जिसका उपयोग लोगों के हितों के लिए होता है। यानी कि देखिए राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, जिसका उपयोग क्या करते हैं, जो अपने अनुसार उसका हम उपयोग में लाते हैं। जैसे में राज्य सरकार की अवधि, ये सब क्या हो जाएगा राज्य सरकार के अंतर्गत क्षेत्र आ जाएगा। जैसे कानूनी तौर पर देश के सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। यानी कि देश के अंदर जो भी संसाधन बनता है या बनाते हैं, वह सब क्या हो जाएगा, वह सब एक प्रकार का क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं, अगला और लास्ट पॉइंट है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, चलिए देखिए डिफिनीशन क्या है, वो ऐसा संसाधन जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है। यानी कि किसे कहेंगे, जो ऐसा संसाधन जिसमें राष्ट्रीय संसाधन का उपयोग में लाया जाता है। चलिए वैसे संसाधन जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का अधिकार होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे समुद्र तट से 200 किलोमीटर के बाद तक महासागरीय क्षेत्र, ये सब क्या हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र। चलिए तो यहाँ तक आप अच्छे से देख लेंगे। चलिए तो ये चैप्टर हो जाएगा क्या, द इंड। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा, जो अगर हम आप लोगों के जैसे ही डिमांड होगी उस डिमांड पर हम खड़े उतरेंगे। अगर आप लोग कहिएगा तो हम आगे और इस चैप्टर का जो भी माने कि दूसरे चैप्टर का जो भी सब्जेक्ट है उसका हम पूरा तरह क्वेश्चन आंसर कराने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें।